पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूँ। पहला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। यहाँ पर एक अच्छा और स्तरीय प्रश्न आपके सामने है। जितने लोग इसको कर पाएँ, समझ पाएँ, प्लीज़ उत्तर देने की कोशिश करें। इसको समझाने से पहले मतलब इस प्रश्न को हल कराने से पहले मैं एक प्रक्रिया बताता हूँ। उस प्रोसेस को समझ लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाएँ। जैसे देखिए, एक जनरल बात होती है, मान लो जैसे हमने कहा कि 1/2 है। ध्यान से देखते जाइए, कुछ कुछ नंबर का अलग-अलग नेचर होता है। 1 मान लीजिए 6 है, ठीक है? 1/12 है, 1/20 है। इन तरह के भिन्नों को जब कभी ऐसे जोड़ने की बात होती है, तो हम लोग इन पर वर्किंग कैसे करते हैं? इसका अर्थ है कि इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 1/1 गुणे 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणे 4, ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुणे 5। अब मेरी बात को आप ध्यान से देखिएगा, इस पे आगे हम क्या कर सकते हैं? आगे हम ये कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस या 1/1 माइनस 1/2। कैसे? 1/1 माइनस 1/2 आप हल करके देखिएगा, एज इट इज प्राप्त कर जाएंगे। सेम टू सेम यहाँ पर 1/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। अगर बीच में प्लस लगा है, कभी ऐसी श्रृंखला मिले, तो आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाता है, पहला बचता है और अंतिम बचता है। ठीक, हम ऐसा कुछ तो डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, लेकिन हम लोग तैयार कर लेंगे, हम उसी हिसाब से रेडी कर लेंगे जैसी हमारी जरूरत है। आप अगर इस प्रश्न को देखें, मतलब इस प्रक्रिया को दिमाग में जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि यही आवश्यक है। ये सीख लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, प्रश्न करने में आपको आसानी मिलेगी, आप आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है उसको ध्यान से देखिए। लिखा है 1/2 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 6 प्लस 1/6 गुणे 8। ये प्रोसेस बढ़ता चला गया, 1/48 गुणे 50 है। ठीक, प्लस लगा है बीच में। मैंने जो समझा इसमें, अगर हम 1/4 सबसे कॉमन कर ले, कॉमन करते देखो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, 4 निकालेंगे 1/6 बचेगा, 4 इसमें से निकालिए, 4 दूना 8, 1/12 बचेगा। ऐसे अगर हम बढ़ते चले जाएं, तो यह 1/4, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 600 बचेगा। मैंने सबसे 1/4 बाहर निकाल लिया। अभी देख लीजिए, कुछ लोग यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं 1/4 भैया रहने दो। आप उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो यह 1/1 गुणे 2 है। आप इसकी बात करो तो 1/2 गुणे 3 है। ऐसे सब हैं, तो मतलब हम इसमें लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, ऐसे 1/2 माइनस 1/3, और यह प्रक्रिया ऐसे बढ़ती जाएगी। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 24 गुणे 25 है। 24 गुणे क्या है? 25। अंत में हमारे पास रहेगा 1/24 माइनस 1/25। मतलब आपको कन्फर्म है कि सारे खत्म हो जाते हैं। 1/4 इसका बाहर है, यहाँ पर 1 है माइनस 1/25 है। बस इसको हल करिए, 25 में से 1 निकालेंगे, 1/4 एज इट इज है, 25 में से 1 निकालेंगे, 24/25 है, 4 छंग 24 होता है, 6/25 है। अब 6/25 मतलब पॉइंट, 25 दूना 50, 25 चौके 100, 0.24 यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट हल है, जो आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। क्या है? आपने देखा 0.24 इज द करेक्ट राइट सोल्यूशन, और डी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आप लोग सेलेक्ट करके चलिएगा। हमने देखा 6/25 आया है, पॉइंट लगाएंगे 0, 25 दूना 50 और 25 चौके 100। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है। मैं कहूंगा हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जैसे आप थोड़ा सा अगर वर्किंग समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस में समय नहीं देना होगा। आपने 1/4 को अगर बाहर कर लिया, 1/2, 1/6, 1/12, वो पैटर्न आपको दिख जाएगा। अंत में 1/48 गुणे 50 था, मतलब 600 था, जो 24 गुणे 48 25 हो जाएगा। अब 24 गुणे, अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक ही है, अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग को जैसे इस प्रश्न को करना होता, तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि 1/4 हम सबसे कॉमन कर रहे हैं। यहाँ पर आप 1/4 कॉमन करते ही 1/2 मिलेगा, जिसको आप 1/1, मतलब इसको आप 1/1 गुणे 2 लिख सकते हैं, अर्थात 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। और यह प्रक्रिया ऐसे बढ़ती जाएगी। अगर हम इसमें से भी 4 नीचे से निकाल चुके हैं, तो 1 बटा यहाँ पर क्या था पता है? 600 है, जो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 24 माइनस 1/25। ये सब खत्म होकर 1 माइनस 1/25 होगा, जिसका गुणा अगर हम 1/4 से करेंगे, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं पहले प्रश्न का करेक्ट हल।
पहले प्रश्न का करेक्ट हल सही सॉल्यूशन है, सही उत्तर है। आप में से प्रत्येक लोगों ने सही आंसर दिया है। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिए। आज कुछ इश्यू आ रहा है क्या देखने में, प्रॉपर आप लोगों को करने में? एक बार मुझे बताएं, ऋतुराज गुप्ता और सभी लोग। हाँ, दूसरा नंबर आपके सामने है बोर्ड पर। दूसरा नंबर आपके सामने है बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा और और इस प्रश्न का भी हल आप लोग करने की कोशिश करिए। दूसरा नंबर क्या है, ध्यान से देखिए। एक हवाई जहाज है, हवाई जेट है, 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। 5 घंटे में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी को, मतलब दूरी वही रहे, 2 घंटे में अगर मुझे तय करना हो तो हवाई जेट की आवश्यक चाल कितनी होनी चाहिए, हमें चाल कितनी बना के रखनी चाहिए? जितना लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का हल बता दे हमें। ऐसी स्थिति में जब भी ये सिचुएशन हो, देखिए आपको दिया हो समान दूरी, अगर समान दूरी में हम किसी एक सर्टेन डिस्टेंस की अगर हम बात करें और उसको हम दो अलग-अलग चालों से अलग-अलग समयों में तय करने को सोच रहे थे, तो उस समय जो संबंध बनता है, क्योंकि दूरी आप जानते हैं चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है? समय। तो हम लिख सकते हैं यस वन, यस वन मतलब पहले की चाल, गुणे टी वन बराबर यस टू गुणे टी टू लिख सकते हैं। ये हमेशा स्थिति रहेगी जब दूरी समान होगी। समान दूरी थी तो मैंने कहा पहले की चाल गुणे उसका समय बराबर दूसरे का समय गुणे उसकी चाल। आप इनको परस्पर कंपेयर कर दीजिए। अब आप देखिए यस वन आपके पास है कितना, 144 गुणे समय लग रहा था 5 घंटे। अब वही आपको जो है यस टू पता करना है जब आपके पास समय केवल 2 घंटे का है। 2 से इसको डिवाइड करिए 72 होगा, 5 से गुणा करिए 5 दूना 10, 5 सते 35, 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तब जाकर के वह क्या कर पाएगा, जिस दूरी को 2 घंटे में 5 घंटे में तय किया जाता था उसको अब 2 ही घंटे में तय कर पाएगा। तो दूसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन कितना है? दूसरे प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 360 है, जो कि पहले ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। अगले प्रश्न पर मेरे साथ बढ़िए। दूसरे के बाद हम तीसरे पर आ रहे हैं। ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का पेपर है तो जाहिर सी बात है लॉग हो गया, त्रिकोणमिति हो गई, ये सब जो है जो अलग अलग यहाँ पर पैटर्न है, इनके प्रश्न आने ही आने हैं। तो आपको ध्यान से देखना है, इस प्रश्न का सही प्रोसेस मैं बताता हूँ। लिखा है लॉग, इसको ऐसे पढ़ा जाता है 2 टू द बेस 10, 2 टू द बेस 10। तो बाय डिफॉल्ट बेस हमेशा किसी लॉग का 10 ही होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम फॉलो करते हैं और दशमलविक संख्या प्रणाली में बेस 10 ही होता है। इसका मान वर्बल है, जैसे दिया रहता है हमेशा, और ये कैलकुलेटेड मान है 0.3010। हमसे इसने पूछा अगर यही चीज बदल दे, जैसे जो हमारे पास 2 टू द बेस 10 था, दैट विल बी 10 टू द बेस 2, पलट गया। तो इसके लिए एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, नोट। अगर कभी लिखा है लॉग a टू द बेस b, मुझे इसको बनाना है log b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपान log a टू द बेस b हो जाता, मतलब इसका तुरंत रेसिप्रोकल कर देना होता है। दिमाग में रखिएगा। हम अगर इसमें ऐसे देख रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान log 2 टू द बेस 10, 1 अपान log 2 टू द बेस 10। अब log 2 टू द बेस 10 का मान क्या है? 0.3010, इतना दिया है। दशमलव अगर हटा देते हैं तो दशमलव हटाते ही क्या हो जाएगा आप बताइए? 4 10 अंक पे दशमलव अगर सोच रहे थे तो 10,000 होगा, डिवाइड बाई 3010, एक जीरो खत्म हुआ, 1000 बटा 301 है। 1000 बटा कितना है? 301 है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। सी ऑप्शन करेक्ट उत्तर इस प्रश्न का बनकर आ रहा है सामने आपके। आप सभी लोग प्लीज नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके होने चाहिए। तो दूसरे तीसरे का सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। आपने प्रक्रिया समझ ली, कभी भी इस तरह से रहे, वैल्यू और बेस में अगर रेसिप्रोकल करना है, ऊपर नीचे करना है, तो आपको दिए गए मान का व्युत्क्रम करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। उस कड़ी में आपने उत्तर बता दिया है। ठीक है, चौथे पर आ जाइए। त्रिकोणमिति का प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें होता है। त्रिकोणमिति, अब ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति की कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर उत्तर करेंगे। जैसे दिया है साइन 15, ध्यान से देखिए, साइन 15 डिग्री और साइन 30 डिग्री, साइन 75 डिग्री, इसका मान हमसे पूछा है। जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल में मान हमको याद रहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। केवल अगर हम पहले क्वाड्रेंट में होते हैं, पहले चतुर्थांश में, इतने के मान हमको सबको याद रहता है और आमतौर पर आपको भी याद ही होगा। बट यहाँ पे जैसे 15 है और 75 है, हम इसको चाहें तो एक प्रक्रिया में ला सकते हैं। जैसे कैसे? इन्हीं का उपयोग करते हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, 45 से 30 घटा दे क्या होगा? 15,
और इधर हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, ठीक है, और साइन 30 रहने दीजिए। अब देखिए आपने सोचा ये अलग कर दो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। साइन में रूल होता है a माइनस बी का, और साइन में रूल होता है सॉरी a प्लस बी का और a माइनस बी का। इसका रूल अगर सोचो तो कुछ याद रहना चाहिए आपको, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस इसी तरह से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब वही नेगेटिव में हो जाता है। अगर हम इन दोनों को परस्पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये देखिए पैटर्न बन गया। अगर आप इनको एक साथ यहां पर सोच रहे थे, इनको और इनको, तो साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी बिकम साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कंफर्म है इतना? जैसे हम किसको किसको कैलकुलेट कर दिए आपस में, जैसे मैंने कहा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इधर साइन ए माइनस बी, दोनों का सूत्र होता है। दोनों को परस्पर अगर मल्टीप्लाई करने की नौबत आए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैंने यही किया है, a माइनस बी है, a प्लस बी है, मैंने कहा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इधर मेरे पास अभी साइन स्क्वायर साइन 30 रखा हुआ है, कहीं पर रख लेते हैं। साइन 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 60 का मान √3/2 होता है, 90 का मान 1 होता है। याद रहना चाहिए आपको। तो 45 का मान a है, तो मैं लिख सकता हूं 1/√2 का होल वर्ग, लिख सकते हैं बिल्कुल भाई 45 अब बताते चलिए उत्तर किसका किसका रहा है, मैं देखना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर इसका मान 1/2 का होल वर्ग होगा, इसको अलग कर दीजिए, गुड़े भैया साइन 30 ऑलरेडी आपके पास है जिसका मान 1/2 है। अब 1/√2 का होल वर्ग कितना होता है, केवल 1/2 होगा, माइनस 1/4 होगा, गुड़े आपके पास 1/2 है। कंफर्म है? तो 1/2 से 1/4 निकलेगा, 1/4 ही होगा, गुड़े 1/2 है, 1/8 उत्तर आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या आया है कोई बताए हमें? कितने लोगों ने उत्तर कर दिया? क्यों इधर उधर में कॉस लगाएं, क्यों उधर उधर में टैन लगाएं? जो जनरल बातें थी मैंने आपको अप्लाई करके बता दी। ध्यान से देखिएगा, साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 बोला, साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 बोला, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी को साइन ए वर्ग स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, इनटू मेरे पास साइन 30 था, स्टैंडर्ड एंगल के मान आपको लर्न होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। अब यहां पर जैसे कभी एक चीज दिमाग में रखिएगा, कभी आपको जैसे साइन थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक तरह से साइन थीटा का होल वर्ग हो जाता है। तो आपको जैसे साइन स्क्वायर 45 लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन पर वर्ग लगा है 45, नहीं, इसका मतलब जो साइन 45 का मान आएगा उसी का वर्ग करना है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का होल वर्ग कर दिया, 1/2 आया, माइनस 1/4 है, गुड़े 1/2 कर दीजिए, 1/8 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, एक बार सहमति दर्ज करिएगा कितने लोग समझ गए हैं। कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, हो सकता है उनको कंफ्यूजन हो। थोड़ी बहुत अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो आप निश्चित तौर पे समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या होगा। यस यस, क्लियर है? हाँ, आज लग रहा है मुझे कुछ नेट का इशू है, क्योंकि फिर भी हम सेशन कंटिन्यू रखेंगे और सेशन पूरा चलेगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा देखिए आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो भाई, ये लाइन यहाँ लटक गई है, ये ऐसे होनी चाहिए, अर्थात ये ऐसे होगा, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग, इसका मान हमसे पूछा गया है। क्लियर है? हाँ, अब ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। हाँ, अब ध्यान से बताइए, देखिएगा, हमको दिया गया है a बराबर 2b बराबर 3c, हाँ, और a प्लस बी प्लस सी हमको दिया है कितना, देखिए a प्लस बी अर्थात पदों का जो योग दिया है वो 121 है, और हमसे जो पूछा है अंडर रूट a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग। आइए इन सब पे थोड़ा सा काम किया जाए, कितने लोग इसको कर पाएंगे? देखिए, जब कभी ऐसे दिया हो तो हमारी जो कोशिश है, क्योंकि हमें पद दिए गए हैं, पदों के बीच संबंध दिया गया है, और पदों का योग दिया गया है, पदों के बीच एक संबंध परस्पर दिया गया है, के मानना भी एक प्रक्रिया है इसमें, और पदों में योग दिया गया है। तो हम सबसे पहले इनके अनुपात को निश्चित करेंगे। अनुपात देखिए कैसे निश्चित होता है, मेरी बात ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर पद ऐसे परस्पर संबंधित हैं तो आप ये मानिए, जैसे a के पहले क्या लगा है, 1, तो आपको अगर a अनुपात b अनुपात c पता करना हो तो इनके सभी जो कोफिशिएंट हो उसका रेसिप्रोकल कर दिया करिए। एक का उल्टा एक ही होता है, 2 का उल्टा 1/2 होता है, 3 का उल्टा 1/3 होता है,
6 हो गया एलसीएम, 6:3:2 हो जाएगा। पदों में जो अनुपात बनेगा 6:3:2 का अनुपात बनेगा। ठीक है, 6:3:2 का अनुपात है और पदों का योग 121 है। जैसे कभी अनुपात के प्रश्न हम पढ़ते हैं तो हमने आपसे कहा है कि अनुपाती पद दिए गए हों, अनुपात दिया है पदों में और अनुपाती पदों का योग दिया है तो हम परस्पर पदों को निकाल सकते हैं। अब अनुपाती पदों को जोड़िए 6:3:9:2 11, तो मैं लिख सकता हूं कि 11 बराबर 121। ये देखिए 1 बराबर 11, अर्थात अगर पदों की बात करें तो 6 बराबर 66, 3 बराबर 33 और 2 बराबर 22। तो मतलब मेरे पास ये ए आया, ये बी आया और ये सी आया। तो हमारे तीनों पद हमको पता चल गए। तो जो हमें फाइंड करना था एक्चुअली अंडर रूट ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग था। देखिए इसको कैसे किया गया। अंडर रूट इसका मतलब था 66 का वर्ग, 33 का वर्ग और 22 का वर्ग। अब आप देखो रूट में ही रहना, जैसे सब में अगर 11 का वर्ग कॉमन कर दें तो यहाँ 6 का वर्ग बचेगा, यहाँ 3 का वर्ग बचेगा, यहाँ 2 का वर्ग बचेगा। भैया 11 के वर्ग से बाहर 11 कर दो क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 36 9 45, 4 49, रूट के अंतर 49 बचेगा। 11 गुणे 7 कर दीजिए क्योंकि उसका वर्गमूल 7 होता है, तो उत्तर सही 77 होगा और आपको दिया है बी ऑप्शन में। कितने लोगों ने 77 बता दिया था एक बार जैसे कंफर्म कर दीजिए। 77 राइट सोल्यूशन है। फटाफट सबने उत्तर बता दिया, ये अच्छी बात है, देखने में समझ में आ रहा है। तो मैंने जैसे देखा कि ए बी सी में इस प्रकार का संबंध था, अनुपात क्लियर किया, अनुपात की प्रक्रिया समझिए, पदों का योग दिया था, अनुपाती पदों का योग किया मैंने, 11 से कंपेयर किया, सभी पद हमने निश्चित किए, पदों के यहां सब्स्टिट्यूट किया, इनकी वर्किंग भी समझा। आप सभी ने लगभग लगभग हमें 77 बता दिया था। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, पांचवे का करेक्ट उत्तर है। चलिए पांचवे का उत्तर करेक्ट है, आपने सबने देख लिया और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, आप देख करके सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न पर आया जाए। अब एक पहिया है, पहिया किसी का भी हो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, किसी का भी कोई पहिया है जो कि 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 घूर्णन, घूर्णन मतलब होता है चक्कर, लगाता है। 154 किलोमीटर मतलब बड़ा पहिया है। 154 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 बार घूमता है। जैसे आप अपने शहर से किसी शहर जाइए, साइकिल से, कार से, किसी से भी जाइए, तो मेरे ख्याल से आप जो है, अगर दूरी आपको पता है और अपने पहिए का व्यास, टेक्निकल चीजें दिमाग में जरूर रखा करिए। जैसे गाड़ियों में पहिए अलग अलग व्यास के होते हैं, पहिए छोटे होते हैं, पहिए बड़े होते हैं। व्यास जैसे रहेगा मतलब हम उस हिसाब से पता कर सकते हैं कि हम उस दूरी को तय करने में कुल कितने चक्कर हमारा पहिया लगा रहा है, हमारी कार का पहिया लगा रहा है, मोटरसाइकिल का, साइकिल का पहिया लगा रहा है। अब इसके लिए दिमाग में रखना चाहिए, जैसे साइकिल का पहिया है, मान लीजिए ए है, इसका अपना एक रेडियस होगी और इसका अपना व्यास होगा, जो भी आप समझिए। तो हमारा पहिया जो है एक चक्कर में हमेशा, जैसे एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, ऐसे घूमकर देखो फिर से ऐसे घूम जाए, मतलब वो अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है एक चक्कर में। तो आप कहीं पॉइंट कर लीजिएगा, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि। 154 किलोमीटर, एक इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम चक्करों की संख्या निकालना चाहते हैं तो हो जाता है टोटल दूरी, जितनी दूरी है बटा पहिए की परिधि हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? पहिए की परिधि। अब जैसे इसमें आपको चक्करों की संख्या 1000 पता है, परिधि नहीं पता है, दूरी पता है, हमको जो है त्रिज्या पता करनी है। तो परिधि अगर निकालनी है, परिधि अगर निकालनी है पहिए की, तो हम लिख सकते हैं दूरी बटा चक्कर, दूरी बटा चक्कर। तो दूरी 154 है बट 1 किलोमीटर में है और हमको उत्तर मीटर में देना है। तो आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। तो 154 के बाद भी 3 जीरो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया और 1000 से भाग किया, ये भाग किया, तो आ गया मेरे पास 154 मीटर पहिए की परिधि। और पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, अगर रेडियस आर है, बराबर 154 आया है, हमसे त्रिज्या पूछा है। पाई का मान जनरली आप जानते हैं 22/7 होता है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 154 है। 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते 49/2, 49/2 आपको 24 दूना 48, 24 सही 1/2, 24 सही 1/2 पहिए की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। ये देखिए उत्तर हमें मिला है सैमसंग, हाँ अशोक, रवि, अशोक, दीपक, अजनबी राज, पंकज तिवारी, अंकिता चौहान, रवि, डाली, अंकिता, आदित्य, शिवम, अंजलि, आप सभी ने, रितेश, तो आप सब ने लगभग लगभग हमें सही उत्तर दिया है। प्रक्रियाएं क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवल टिक करके आगे बढ़ने का कोई अर्थ
नहीं होता है। प्रोसेस को समझिए और प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़िए। कंफ्यूज कहीं मत होइए। कुछ भी बात हो तो आप एकदम बेझिझक, निसंकोच पूछिए। ये आपका हक है पूछना और ये हमारी जिम्मेदारी है बताना। तो ये आपस में संबंधों को निर्धारित करके ही हम लोग पढ़ाई लिखाई करें तो ज्यादा बेहतर हो। अनुपात के एक और प्रश्न पर काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे इसमें लिखा है ए अनुपात 3 बराबर बी अनुपात 7, ठीक है, सी अनुपात 9। मैंने एक कोशिश हमेशा की है, मैं आपको बताऊं, हमेशा की है कि अगर हम कभी परीक्षा उपयोगी पढ़ाएंगे तो हमें अपने अपने जैसे कि होता नहीं, अपने प्रभाव को, अपने अपने रिस्पॉन्स को, अपनी मजबूती को दिखाने का कोई अर्थ नहीं। जो एक्चुअल आवश्यकता है, जो जरूरत है, वही प्रेजेंट करना चाहिए। एज ए ट्वेंटर, एज ए टीचर आपको वही पढ़ाना चाहिए। मैं एज ए टीचर वही पढ़ाऊंगा जो आपको पूछा जाएगा, जो आपकी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो आप वही चीज प्राप्त करेंगे जो जेन्युइन है, जो आवश्यक है। हम इधर उधर के चक्कर में अपने को बड़ा प्रभावी दिखाने के लिए, अपने को बड़ा अच्छा बताने के लिए नहीं, आपको कोशिश यही कराऊंगा, वही चीज बताऊंगा जो आपके यहाँ पूछा जाएगा। अब देखिए, इस समय एबीसी के मान को लेकर इस स्टेटमेंट पर अप्लाई कर दीजिए तो आपको तुरंत इसका मान पता चल जाएगा। कभी भी अगर इस टाइप की स्थिति दी होती है, आप के मान करके अगर निर्धारित करेंगे, तो जैसे इसका अर्थ है a/3 बराबर b/7 बराबर c/9। अगर के मानकर सोच रहे हैं, मैं कंफर्म कर दूं, a का मान 3 लिया जाएगा, b का मान 7 लिया जाएगा, c का मान 9 लिया जाएगा, क्योंकि सबके साथ के लग करके अलग अलग हो जाएगा। ठीक, अब इसी को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। ए की जगह पर 3 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइड बाई, अगर ए है तो ए की जगह पर 3 पुट कर दें। तो भैया ये 7 3 10 9 19/3 है, कहीं है ऑप्शन में पहले में ही है 19/3। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा, 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, 7वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 19/3 करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको नोट करते चले और बढ़ करके उत्तर देते जाएं। एक प्रश्न 8वां हमें दिखा, आसान सा प्रश्न होगा, देखेंगे तो हम कर लेंगे, कैसे कर पाएंगे समझने की आवश्यकता है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, देखो ये है विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य का अनुपात। आपका उत्तर आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं बताऊं, इससे पहले आप इस पर रिस्पांस दे। सभी लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं, जो प्रॉपरली सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7 और 4 का है। क्लियर है? इस पूरी प्रोसीजर में होने वाले लाभ और क्रय वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखते ही कंफर्म है। आप सबके रिस्पांस में देख पा रहा हूं, बी ऑप्शन शिवम का है, अंजलि का है, आदित्य का है, संजीव का है, शिवम का है। इस तरह से लगातार 3 4 का रिस्पांस आपका दिख रहा है, बढ़िया है। इतने में बेचा, इतने में खरीदा, लाभ 3 का है, लाभ 3 का है। रेशियो लाभ और क्रय मूल्य का बने तो लाभ 3 है, क्रय मूल्य 4 है। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। बिना किसी डाउट के आप लोग 8वें प्रश्न का हल बता सकते हैं और करेक्ट आंसर आपका 3:4 है। ये हो गया आपका 8वां। इसको देखिए, एक अच्छे प्रश्न पर हम फिर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तार है, तार जो जनरली हम लोग वायर घर में वायरिंग के लिए उपयोग में लाते हैं, उसी तार केबल की बात की जा रही है। तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास जानते हैं ना क्या होता है? व्यास ले रहा है तो सर्कल की बात आएगी। सर्कल में सेंटर है, सर्कल की सेंटर से होकर जाने वाली रेखा दोनों छोरों को जो मिलाती है, इट्स कॉल्ड द डायमीटर। इसी को आप व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। कहा तार से बने 49 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त से, ये देखो ये वृत्त है जिसका 49 सेंटीमीटर व्यास है, डायमीटर 49 है सेंटीमीटर, एक आयत बनाया जाता है। मतलब इस तार का उपयोग करते हुए एक आयत बनाया जाता है। जैसे कभी ध्यान दीजिएगा, अगर एक ही मेजरमेंट का उपयोग करके हम एक नया फिगर बनाए, चाहे वर्ग बने, चाहे आयत बने, कुछ भी बने, तो इस समय जो वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की जो परिधि होगी, मतलब जिस लेंथ का उपयोग करके इस वृत्त का निर्माण होगा, वही इसका परिमाप कहलाएगा। वृत्त की परिधि क्या होगी? इसका परिमाप कहलाएगी। तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि वृत्त की परिधि निकाल दें। परिधि क्या होती है? रेडियस पता है 2πr, डायमीटर अर्थात व्यास पता है तो पाई इंटू डी, पाई इंटू डी। पाई मतलब 22/7 लिखा भी है देखिए, और डी मतलब 49 है। ये देखिए 7 सत्ते 49, 22 सत्ते 154। तो जो इसकी परिधि है वही इसका परिमाप होगा। अगर 154 इसकी परिधि है तो 154 ही इसका परिमाप होगा। अब इसने कहा है जिस आयत को आप बना रहे हैं उसकी भुजाओं में 7 और 4 का अनुपात है। मतलब ये लंबाई है अगर, तो ये चौड़ाई है। लेकिन ध्यान दीजिए, बराबर मत करिए इसको, बराबर करके आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर आपको लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है 7 और 4 का दिया है। 7 और किसका दिया है? 4 का दिया है। अब आपको क्या करना है, जैसे कभी जो परिमाप अगर 54 है तो परिमाप होता है ट्वाइस एल प्लस बी।
यही होता है। अगर मैं 2 से इसको भाग कर दूं, 2 सते 14, 2 सते 14, तो 77 होगा l प्लस बी। यल प्लस बी क्या होगा? 77। मतलब परिमाप का आधा ही लंबाई चौड़ाई का जोड़ होता है। लंबाई चौड़ाई के अनुपाती पद दिए गए हैं और लंबाई चौड़ाई का जोड़ दिया गया है। तो अनुपाती पदों को फिर से कंपेयर कर लें। अनुपाती पदों को जोड़े तो 11 बराबर 77 है, 1 बराबर 7 है भैया। और हमसे एरिया पूछा है, एरिया में लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपको पता है कि अगर हम 7 को इन दोनों के साथ उपयोग में लाएंगे तो 7 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 7 गुणे 7 होगा, ये लंबाई बनेगी, गुणे 7 गुणे 4 होगा तो चौड़ाई बनेगी। 49 या हम 343 हो गया एक तरह से, गुणे हम 4 कर रहे हैं, 4 तिया 12 है, 4 चौके 16 1 17 है, ठीक है। हाँ, 4 तिया 12 1 13, 1372 हो रहा है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। और आप में से अक्सर लोगों ने हमें उत्तर बता दिया था। इन प्रक्रिया को, इन प्रोसेस को दिमाग में सेट कर लीजिए, गलती होने की कोई गुंजाइश ना रखिए। हमेशा इस तरह के प्रश्न आपको रिस्पॉन्स करें, आप कर पाए, यही कोशिश होनी चाहिए, यही आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो बात मैं करता हूं अगले प्रश्न की। 9 के बाद हम 10वें पर पहुंच रहे हैं। 10वां प्रश्न मेरे सामने है, आप आराम से देखेंगे और करने की उम्मीद से इस प्रश्न का हल करेंगे। एक ट्रेन है, देखो क्या करती है भाई। अगर ग्रुप डी का पेपर होगा तो ट्रेन के प्रश्न को तो पूछा ही पूछा जाएगा, रेलवे खास करके। तो रेलवे का प्रश्न नहीं पूछेगा तो किस चीज का? एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने की भाई? 25 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो पहली चीज आप देखो कि समय था 25 मिनट ना। दूरी कितनी तय की? दूरी तय करी है 12 किलोमीटर। अगर मैं यहीं से ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड करूं तो हो जाएगा दूरी बटा चाल 12 बटा 25। बट आपको पता है 1 किलोमीटर है, मिनट है, तो 25 बटा 60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। तो 5 पचे 25, 5 बरहम में, तो 144 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा इस ट्रेन की एक्चुअल स्पीड है, वास्तविक चाल है। करिए जिसका हो जाए उत्तर। आप में से चीजें जो बता सकते हैं रिस्पॉन्स करते रहें, बताते रहें। सेशन को सक्रिय बनाने की जिम्मेदारी आपकी ही है, बस सीधी सी बात है। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना है कि मैं प्रेजेंट करूंगा डेली का डेली। स्थिति कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, मैं आपके सामने रहूंगा प्रतिदिन। ये मेरा कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको निभाइए। ये हमारी ओरिजिनल स्पीड थी। इसने कहा अगर इसको हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं तो 144 बटा 5 में से अगर हम 5 घटा दें तो भैया 5 पचे 25 घटेगा, 119 हो जाएगा बटा 5। ये अब हो गई न्यू स्पीड। दिस इज द न्यू स्पीड। इस न्यू स्पीड के द्वारा हमको क्या करना है? इसी दूरी को तय करना है। अभी हमको नया समय फाइंड करना है। तो समय बराबर दूरी 12 बटा न्यू स्पीड, तो 5 ऊपर अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर हमको मिनट में फाइंड करना है। ये भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे है और ये दूरी किलोमीटर है। दूरी को हम इस चाल से डिवाइड करें 119 बटा 5 से, तो 5 ऊपर जाएगा, 119 नीचे। बट जो आंसर आ रहा हो घंटे में है, तो इसमें हम 60 से फिर गुणा कर दें। 60 से जैसे ही गुणा करेंगे तो जाकर ये क्या होगा? मिनट में होगा। तो हो गया ऊपर 3600, नीचे 119। अब इसी का उत्तर सोच लो। सब में देखिए ऑप्शन में 119 लगभग लगभग दिया है। कंफ्यूजन की बात है, कंफ्यूजन की बात मैं खत्म कर देता हूं। 119 को अगर हम 30 से गुणा करेंगे तो 5700 होगा। 5700 में अगर 30 जोड़ा जाएगा तो नहीं, 5400 होगा। कितना हो जाएगा आपको पता है? 3570 होगा। 3570 होगा, उसमें अगर 30 जोड़ेंगे तो 3600 हो जाएगा। तो मतलब जो डी ऑप्शन है आपका 30 सही 30 बटा 30 सही 30 बटा 119 राइट सोल्यूशन होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप सभी लोगों ने डन कर दिया है, डी ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर चुके हैं। 10वें प्रश्न को हमने हल कर दिया है। 10वां प्रश्न आपका राइट हल हो चुका है। हम लोग यहाँ पर 10 प्रश्न स्तरीय किए हैं अभी तक। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, आप सभी भी बढ़िए। आप सबकी जिम्मेदारी है, मैंने आपसे बताया कि आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ये आपका पार्ट है। आप अपना पार्ट निभाइए, मैं अपना पार्ट निभा रहा हूँ। क्योंकि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं जाता, ध्यान दीजिएगा। तो नोटिफिकेशन आप हैं, आपको सूचित करना है लोगों तक, एक जो है इंफॉर्मेशन की तरह, जिससे हम इस सेशन को वैल्यूएबल बना सके और हमेशा के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज इसको निर्वाह करें। हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, फैक्टोरियल का एक प्रश्न है। फैक्टोरियल अंग्रेजी में आप जानते हैं, हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित, इसकी प्रक्रिया क्या है आप खूब स्पष्ट आपको होगा। पहले प्रेजेंट कैसे किया जाता है? 2 सिंबल होते, कभी इस तरह से लगा दिया जाता है, कभी ऐसे किया जाता है। अर्थात अगर कहीं लिखा है n फैक्टोरियल
तो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा, अंतिम में 3 गुणे 2 गुणे 1, मतलब अंत में 1 तक पहुंचना है। जो नंबर है वो नंबर अंत में 1 तक पहुंचेगा अगर उसका हम फैक्टोरियल अर्थात क्रमगुणित निकाल रहे हैं। जैसे 5 के फैक्टोरियल की बात होगी तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा। किसी का फैक्टोरियल कुछ इस तरह से हो सकता है। इस प्रोसेस को हम इस क्वेश्चन के लिए सोचते हैं, तो ये जनरल बेसिक बातें थी जो आपको क्लियर होनी चाहिए और मुझे पता है कि आपको क्लियर होगी। अब हम लोग यहां पर आते हैं इस प्रश्न को लेकर, जिसमें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे सो ऑन 4 गुणे n तक है, जिसको आपने लिखा है n फैक्टोरियल, और स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन्होंने हमसे एक बात पूछी कि भाई आप ये बताओ कि 8 फैक्टोरियल माइनस 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। आप स्पष्ट कर सकते हैं कि 8 फैक्टोरियल मतलब 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे कहां तक 1 तक। 7 फैक्टोरियल मतलब 7 गुणे 6 गुणे कहां तक 1 तक। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर मैं इनमें से 6 फैक्टोरियल कॉमन कर लूं तो भैया ये क्या था, 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल था। तो बचेगा क्या यहां पर बताइए, 8 सत्ते 56, यही बचेगा, माइनस 7 फैक्टोरियल को क्या नहीं कर सकते हैं, 7 गुणे 6 फैक्टोरियल ना, 7 गुणे 6 गुणे तो उसको 7 गुणे 6 फैक्ट, जैसे कभी ऐसे लिखा है, मान लो 5 फैक्टोरियल मतलब आपको पता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं ना। तो ये दिमाग में वही रख रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा 6 फैक्टोरियल सबसे छोटा था, बाहर निकाल दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 से हमने 6 फैक्टोरियल बना दिया, तो हमने इसको तो ले ही लिया है कॉमन में, 8 सत्ते 56 बचा। इसमें भी ऐसे ही कड़ी आ रही है, 6 फैक्टोरियल निकला तो 7 बचा, माइनस है तो पूरा गया ही अपना। तो ये 6 फैक्टोरियल गुणे 48 हो जाएगा, घटा के देखिए 48 8 56 होता है। हम 6 फैक्टोरियल गुणे इसको हम 8 गुणे 6 कर सकते हैं, देखिए कहीं है ऑप्शन में 6 गुणे 8 गुणे 6 फैक्टोरियल, यही है ना, ये आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 6 गुणे 8 48 गुणे 6 फैक्टोरियल। ये नहीं है कि आपका जो है 7 8 56 केवल नहीं बच रहा था, 56 में से 7 और 1 भी निकल रहा था, मतलब 8 निकल रहा था। तो गलती मत करिए, पैटर्न नहीं है डायरेक्ट। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 6 गुणे 8 गुणे 6 फैक्टोरियल आपको इस प्रश्न के लिए लगाना है। 11वें प्रश्न का डन आंसर है, करेक्ट आंसर है। आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। और मेरे साथ अब बढ़ेंगे आप लोग 12वें पर, क्यों रेडी हैं। ये तो आसान, बीच बीच में देखिए एक एक प्रश्न, ऐसे लगभग 3 से 4 प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिसपे खूब अवेयरनेस है हमारी। अब इसको देखिए, हाँ, अब ऐसे देखिए, इस तरह के प्रश्नों को करने की कोशिश करिए। आपको हमेशा एक कंप्लीट सीट दिखेगी, जो कंप्लीट सीट मतलब सब कुछ रिलेट करेगी, सब कुछ होल्ड करेगी। ये तो आसान है कि जब भी कभी हमको भिन्न का मासा या लासा निकालना होता है, हम लिखते हैं, जैसे मान लो अभी क्या करना है इस प्रश्न में, मासा निकाल, हम लिखेंगे अंशों का मासा बटा हरों का लासा, यही होगा। उल्टा हो जाता है तब जब हम लोग क्या करते हैं, लासा निकालते हैं तो ऊपर जिसको निकाला जाता है ऊपर हो जाता है। अब जो नंबर है 3 है 9 है 81 27, सबसे छोटा 3, कहने को मासा है महत्तम लेकिन सोता है सबसे छोटा है, और वही होता है जो सबको विभाजित कर दे। अंशों का लासा करेंगे तो 3 आएगा, मासा करेंगे, सॉरी लासा नहीं। और लासा चलिए 2 8 16 10, 2 8 16 10, ऐसी कौन सी संख्या जो प्रत्येक से कट जाएगी, 16 पंचे 80, 80 होगी। तो 3/80 है, कहीं पर है, हाँ पहले ही ऑप्शन में है। और इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया है, 3/80 करेक्ट हल है 12वें प्रश्न का पहला ऑप्शन। मासा कहलाएगा इस भिन्न समूह का जो आपको दिया गया था। आप सभी लोग निर्धारित नंबर को नोट कर लीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और मेरे साथ अब बढ़ चलिए 13वें पर। आइए 13वां देखा जाए, क्या क्वेश्चन है, क्या करना है, क्या प्रक्रिया है, आप लोग पढ़िए। जो मैं पूछूंगा इस पे रिस्पॉन्स करिएगा, उत्तर दीजिएगा। कहा है 200 रुपए की राशि है, मतलब ये प्रिंसिपल है आपका, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए। ध्यान से देखिएगा, 200 रुपए थे, 2 वर्ष का समय था। एक बार 10% की दर थी, ठीक, निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर डबल कर दी गई, देखो 20% कर दिया गया, तो इसने पूछा तो समान अवधि में, मतलब उसी अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज मिल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो सतत प्रक्रिया पर काम करता है। मैं आप लोगों से बस इतना पूछूंगा, जो पूछेगा वो बताइएगा। अगर हम इस 10% को सतत रूप से 2 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, इसका जो क्रमिक इंक्रीमेंट होता है वो क्या हो जाता है, बस इतना बताइए। 10 का क्रमिक इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लीज बताएं हमें। अगर हम साधारण होते तो 10 का कहते सर 20 होता ना, क्रमिक क्या होता है आपको पता है, 10 + 10 गुणे
प्लस 10 गुणे 10/100 मतलब 21% हो जाता है। ये तो कंफर्म है कि नहीं है? 21 हो जाता है। 20% का अगर हम क्रमिक सोचे तो 20-20 40 प्लस 20 गुणे 20 400/100 मतलब 44 हो जाता है। ये देखिए, क्रमिक के हिसाब से अगर हम सोचे तो 10% का 21 होता है और 20% का 44 होता है। कंफर्म? इन दोनों का फर्क बता दें मुझे कितने का है? इन दोनों का फर्क 23% का होता है। इन दोनों का फर्क 23 का है। सीधा सीधा इसका 23% निकाल दें। आइए लिखिए 23/100, 23/100 गुणे आपका कितना भैया 200। एक खत्म। 23 दूना कितना होता है 46। कहीं है? हाँ, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। इतना ज्यादा मिल जाता। तो 13वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन 46 है। आप सभी लोग इसको डन करें, नोट कर लें और मेरे साथ अब बढ़ चले 14वें नंबर पर 14 पे। 14 भी देखिए एक आसान प्रश्न नजर आया। सीधा सीधा प्रश्न है, जो दिया है उसी को अप्लाई कर रहा हूं। 0.03 का होल वर्ग है माइनस 0.01 का होल वर्ग है डिवाइड बाई 0.03 है, 0.01 है। ए आपका ए वर्ग माइनस बी वर्ग है, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे ए माइनस बी साफ साफ लिखा है। नीचे ए माइनस बी तो है। अगर आप इसको ए वर्ग कह रहे हैं, इसको बी वर्ग कह रहे हैं, तो भैया हम इसको ए माइनस बी कहेंगे। कभी भी ए वर्ग, अब देखो इसका मतलब है ए वर्ग माइनस बी वर्ग ना। अगर हम इसको ए माइनस बी से विभाजित करेंगे, हमेशा ए प्लस बी तो आएगा। आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए 0.03, 0.01। अब इसके लिए टेबल तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं। डी ऑप्शन इस प्रश्न का भी हल है और मैंने इस पर सहमति दिखाई है। आप में से अक्सर लोग, रजत, नीतू, विविध, संग्रह, शिवम, प्रिंस, शिवम, अशोक, सौरभ, सभी ने, अंकिता, रेशमा, सभी ने उत्तर हमें बता दिया 0.04। डी ऑप्शन प्रश्न के लिए करेक्ट हल है, जो आप लोग देख सकते हैं 14वें नंबर में। आगे बढ़ा जाए। यस, 14 हो गया कंप्लीट। 15वें की बात किया जाए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब टाइम एंड वर्क के इस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे ही होता है। क्या होता है ध्यान से देखिए। राजू कामगार के रूप में, कामगार मतलब तो वर्किंग पर्सन, कोई इन्वॉल्व है, दैट इज वर्किंग। कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है। कुशल मतलब ज्यादा एफिशिएंट है। जो ज्यादा, देखिए वर्क एफिशिएंसी जो कार्य क्षमता होती है, वो बताती है, निर्धारित करती है कि आप किसी कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे, किस रिस्पेक्ट में समय लगाएंगे। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक राजू है और एक क्या है, विनोद है। राजू है और विनोद है। राजू 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, तो राजू जो है समय कम लगाएगा। राजू जो है समय कम लगाएगा, क्योंकि क्षमता समय के क्रमानुपाती होती है। आप किसी कार्य को करने के दौरान अगर अपनी क्षमता बढ़ाते हैं तो समय ऑटोमेटिकली उसी रिस्पेक्ट में डिक्रीज होने लगता है। इस बात को जानते हैं। 3:2 का 1 का अनुपात है। मतलब अगर एक निर्धारित यूनिट समय में, देखिए क्षमता मतलब क्या बताता है, एक निर्धारित यूनिट समय में विनोद अगर 1 काम करेगा तो राजू 3 काम कर लेगा उसी दौरान। सोचिए 3 गुना काम करता है। कह रहा है कि दोनों साथ में मिलते हैं और 21 दिन में पूरा काम करते हैं। भैया अगर साथ में मिल रहे हैं तो एक यूनिट समय में वो लोग मिलके 4 काम करेंगे। सोचिए 3 काम, अगर मान लो एक दिन की ही बात है तो राजू 3 काम करेगा, तो विनीत साथ साथ लगाए 1 काम करेगा, दोनों मिल गए तो एक यूनिट समय में 4 काम करेंगे। एक यूनिट मतलब एक दिन में। अगर एक दिन में 4 काम करेंगे, 21 दिन में पूरा करेंगे, 21 गुणे 4 कर दे तो यही टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को हमें किससे कराना है, विनोद से। जो एक दिन में 1 काम कर पाता है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। 21 गुणे 4 84 दिन लगेगा अगर विनोद को काम अकेले करना पड़ जाए। विनोद को अकेले काम करना पड़ जाए तो 84 दिन का समय लगेगा, जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। सीधा सीधा इस प्रश्न का हल है। 15वें प्रश्न को आपने डन किया। 81 84 राइट सोल्यूशन। आप देख रहा हूं मैं लगातार आपके रिस्पॉन्स को, और ऐसा ही रिस्पॉन्स बनाए रखिए। बढ़िया साफ सुथरी कॉपी रखिएगा। सीट डेली का डेली आप डाउनलोड करिए, प्रिंट निकलवा लिया करिए मार्केट से, सुबह जाकर के, दिन में जाके आप उस प्रिंट को जरूर अपने साथ रखिए। प्रतिदिन की वर्किंग आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल होगी, बड़ी काम आएगी, और ये रिस्पॉन्स आपको जो है इसका समझ में आएगा जब आप परीक्षा देंगे। आइए हम 16वें की बात कर रहे हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम एबीसी है, जिसमें एक लाइन सबसे पहले मेंशन है कि कोण बी जो है समकोण है। तो मैंने कुछ ऐसे बनाया, देखिए ध्यान से। ये देखिए, मैंने कहा कि ये बी है, ये ए है और ये सी है, क्योंकि बी जो है समकोण है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर है। बी समकोण है तो समकोण त्रिभुज की बात हम लोग कर रहे हैं। कोण सी जो है 45 है। ये 45 है तो कंफर्म हो गया भैया, ये भी 45 ही होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक तरह से समद्विबाहु समकोण है, जिसमें भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, नाम तो ले अमित। अमित आपका नाम मुझे याद है, आप
की जो है, अब शक्ल तो नहीं, बाकी हम आप क्लास में आप पढ़ चुके हैं, मुझे सब एहसास है आपके बारे में। और डी एसी का मध्य बिंदु है। एसी पर एक मध्य बिंदु है डी, जिसका नाम है एसी पर एक मध्य बिंदु है डी। आगे बढ़ता हूं मैं। एसी बराबर 4√2 है। देखो एसी जो है 4√2 है। आप खुद ही कंफर्म कर लो, अगर यह पूरी लेंथ 4√2 है तो भैया ये भी 2√2 होगी और ये भी 2√2 होगी। कंफर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर है। अब इसने जो आगे बोला है उसको पढ़िए। लिखा है यदि एसी ठीक है, बीडी की माप बताओ, तो बीडी मतलब ए लेंथ। आप एक बात मुझे कंफर्म कर लो कि जैसे ही मध्य बिंदु मतलब इसको मिला, अब समद्विबाहु है, ए लेंथ अगर इसके बराबर थी तो 100% यहां समकोण बनाएगा। और आपको पता है कि समकोण है 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही तो होगा। मतलब ये 2√2 है, तो आपको पता है अगर त्रिभुज समद्विबाहु है, कोण उनके समान है, तो विपरीत भुजाएं भी समान होती हैं। तो अगर ये 2√2 है तो यह भी 2√2 ही होगा। तो बीडी का मान जो हमसे प्रश्न में पूछा गया है वो 2√2 ही होगा। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 2√2 करेक्ट आंसर, बीडी आपके इस प्रश्न का हल है, जो 16वां है। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। आप लोग जो है सक्रिय रहिए, आपके प्रति मैं भी सक्रिय रहूंगा। जो मेरे से हो सकेगा, जितना मेरा इफर्ट होगा मैं आपके लिए करूंगा। आप सभी लोग की परीक्षा जो भी आपके सामने आएगी उसमें आप बेहतर करेंगे, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैथ की अनवरत तैयारी के लिए एक लिखा होगा मैथ विथ की बाई संदीप सर, ऐसे करके टारगेट ऑन होगा, आप उसको ज्वाइन करिए, तो वहां से सारी कंटिन्यूशन, सारी एक्टिविटी आपको समझ में आएगी। ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति ए है जो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करता है। ए से करा लो 12 दिन, बी से करा लो 15 दिन। सी की मदद से एक तीसरा व्यक्ति सी भी इन्वॉल्व हो गया, उसकी मदद से वे उस कार्य को, ओ मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। मतलब इस लाइन को मैं पहले पॉइंट कर लेता हूं कि अगर ए बी और सी मिल जाए तो काम 5 दिन में पूरा हो पाए। देखो ये 3 व्यक्ति थे ए बी सी, यहां पे उन लोगों ने किसी काम को किया तो 5 दिन का वक्त लगा। उसी काम को अकेले ए करता था तो 12 दिन लगता था, उसी काम को अकेले बी करता था तो 15 दिन लगता था। अब हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो संख्या हम टोटल वर्क के रूप में मानेंगे। क्या मानेंगे भैया, टोटल वर्क। और ऐसी संख्या सोचेंगे जो 5, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सो बी टेकन 60 एज ए नंबर दैट इज द टोटल वर्क। यही टोटल कार्य है। अभी हम पूरा नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम पूरा पढ़ने के लिए इन चीजों को कंटिन्यू करने चल रहे हैं। ध्यान से देखते जाइएगा। आगे देखिए भुगतान की बात है, मैं भुगतान की बात भी करूंगा, लेकिन पहले यहां से कुछ प्रोसेस समझ लीजिए। चलिए भुगतान को भी क्लियर कर लेते हैं कि वर्किंग है क्या, मतलब पूछा क्या है प्रश्न में। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए तीनों को 2,880 रुपए कहीं से मिलता है, तो उसमें सी का हिस्सा बता दो कि सी को कितना मिलेगा। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर आप एक ग्रुप में काम करेंगे तो आपका जो भुगतान होगा आपकी वर्किंग पर बेस्ड होगा। जिस रेशियो में, जिस रिस्पेक्ट में आप काम करोगे उसी रिस्पेक्ट में पैसे मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बराबरी का पैसा मिले। बराबरी क्यों मिलेगी भाई, जब आपकी वर्किंग कम है तो आपकी सैलरी कम है, वर्किंग ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा है। तो कभी भी मिक्सर में या मिक्स में होकर हम अगर काम करते हैं तो हमारे, और ये जेन्युइन है और इसे स्वीकार करना चाहिए सहर्ष, हमारा जो वेटेज है, हमारी जो वैल्यू है वो हमारे वर्क पे बेस्ड होनी चाहिए। यही नीतिगत बात है। तो हम इसका मतलब हमें तीनों की कार्य क्षमताओं का अनुपात निकालना है, तो हम पैसे बांट देंगे। तो क्षमताएं देखिए कैसे। अब देखो ये दिन है, मतलब पूरी कहानी समझिए। अगर काम 60 है, आप लोग बताइएगा, तीनों मिलके 5 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए एक दिन में वो कितना काम करेंगे। आप कहोगे सर 12, भाई 12 एक दिन में काम करो, यही तो डे वर्क है। डे वर्क है मतलब एक दिन में किया गया कार्य है। 60 टोटल वर्क है, 5 दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में 12 काम। आगे बढ़िए, 12 दिन में पूरा करते हैं 60 काम, तो एक दिन में अकेले करता है 5 काम। 15 दिन में करते तो एक दिन में करेगा 4 काम। मतलब फिर बातों को समझिएगा, तीनों अगर मिले थे तो एक दिन में 12 काम। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉफी खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, 3 लोग हैं, एक दिन में 12, जिसमें एक कहता है तो 5 तो अकेले मैं ही खा जाऊंगा, बी कहता है 4 तो अकेले मैं ही खा जाऊंगा। आप ही बता दो सी अकेले कितना खाएगा। 5 4 9 3 12, एक खाएगा 3 ना। इसके फिर अब हमने देखा कि यहां पर तीनों की क्षमता हमारी बन गई कुछ ऐसे, 5 की, 4 की और 3 की। ये हो गई इनकी क्षमताएं। ये इनकी क्या हो गई भैया, क्षमता। मतलब कुछ ऐसे हो गया कि एक यूनिट समय में, मतलब एक दिन में ए अगर 5 काम करेगा तो बी 4 करेगा, सी 3 करेगा,
सबसे अधिक क्षमतावान ए है, तो कोई भुगतान होगा, ए को सबसे ज्यादा पैसे प्राप्त होंगे, मिलेंगे। कन्फर्म इतनी बातें? चलिए, टोटल पैसे इतने हैं, बांट देते हैं। और रेशियो का जो रूल है, यूज है, वो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से है। तो हम अनुपाती पदों को जोड़ दे, 5 4 9 3 12 होता है। 12 बराबर भैया 2880 कर दो। एक बराबर क्या होगा बताएं? 12 दूना 24, 12 चौके 48, 240। सी का हिस्सा बताना है, 3 बराबर 24 3 72, 720। 720 है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन 17वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। 17वें प्रश्न का करेक्ट हल कितना हो गया? 720। आप सभी लोग नोट कर लें और बढ़ चले मेरे साथ 18वें पर। आइए, ये देखिए, फिर से ऐसे बीच बीच में प्रश्न आपको नजर आएंगे जो आपको बहुत आसान नजर आएंगे। आप अगर देखोगे तो आप बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। कुछ फल हैं जिनका नाम नहीं, फल है उनका नाम नहीं है, लोगों में बांटा। ए है, बी है, सी है, डी है। में 3 4 5 देखो कैसे 3 4 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। 3 4 5 7 के अनुपात में बांटा जाता है। ए को 192 मिला। ए को अगर 192 मिलता है, यहां भी वही स्थिति है। जिस रेशियो को प्लान किया गया है उसी रेशियो में फलों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसने कहा अगर ए को, जिसका अनुपातिक भाग 3 है, अगर 192 फल मिल रहा है, तो बी और सी दोनों को मिला दो तो कितने फल दिए जाएंगे? तो चलिए, बी और सी का अनुपातिक योग क्या होगा? 9। अगर भैया 3 बराबर 192 है, तो 9 बराबर क्या होगा? 3 तिया 9 होता है, इसको भी 3 से गुणा कर दे। 3 दूना 6, 3 9 27, 3 1 के 3, 3 2 5, 576 कितने मिलेंगे? दोनों को देने के लिए हमें 576 निकालने पड़ेंगे। 576 कितने लोग का? अंजलि, शिवम, प्रीति, अंकिता, राजू, संजीव, विकास, अमित, सभी का उत्तर लगातार हमने देखा कि 576 है। 18वां प्रश्न डन है। 18वां प्रश्न क्या है? डन है। 576 लगा दें, पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया। आइए, दो त्रिभुजों की बात कर रहा है जिनके आधारों का अनुपात दिया है। आपको पता है कि अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, आप जानते हैं। तो दो त्रिभुज हैं जिनके आधारों का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। पैटर्न लगा दें या डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, आप बराबर बता सकते हैं। 1/2 गुणे कितना है उसका? 4 गुणे H1 कर दें, डिवाइड बाई 1/2 गुणे 5 गुणे H2 कर दें, बराबर 8/15 कर दें। भैया ये तो ऐसे ही खत्म होगा। 4 दूना 8 होता है, 5 तिया 15 होता है। H1 H2 बराबर 2:3 है। कितना है? 2:3 है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन है। वैशाली, संजीव, विविध संग्रह, प्रभात, दिवाकर, संजीव, शिवम, नीतू, अंजलि, आदित्य, प्रीति, विविध संग्रह, अंकिता, चौहान, आप सभी ने उत्तर बता दिया हमें। 19वें का पहला ऑप्शन 2:3 है, करेक्ट हल है। एकदम छोड़कर अब इसको बढ़ जाइए, 20 नंबर पर आ जाइए। 20 नंबर की बात करा जाए, दो समरूप त्रिभुजों की बात की गई है। समरूप जानते हैं? सिमिलर। सिमिलर दो ऐसे त्रिभुज जो भले ही मेजरमेंट में सेम ना हो, बट उनका जो शेप हो वो सेम हो, वो समरूप होते हैं ना। जैसे मैंने कहा खिलौना है कार का और एक कार जो सड़क पे चलती है, दोनों समरूप हो सकते हैं क्योंकि उनका शेप सेम होता है। दो फिगर जिनका शेप समान होता है वो आपके समरूप कहे जाते हैं। दोनों के क्षेत्रफलों का संबंध होता है, दोनों के परिमापों का संबंध होता है। अगर समरूप हैं तो उनके सभी संगत कोण समान होते हैं, सभी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इनके परिमाप, अच्छा देखिए, नामों को पहले क्लियर कर लो। जैसे एक्स वाई जेड मान लीजिए इसको लेते हैं, और एल एम एन लेते हैं। इसको जो है देखो, इसमें थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना, क्योंकि बड़ा छोटा हमने जैसे इसमें देखा है उस हिसाब से करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कंफ्यूजन यहां से बनती है। चलो, ये पहला क्या है? एक्स वाई जेड है मान लीजिए। नहीं, इसको लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड आपको, और इसको लेना पड़ेगा एल एम एन। क्यों? क्योंकि जो इसका परिमाप है 48 है, इसका परिमाप 32 है। तो परिमापों का अनुपात क्या है? अच्छा ध्यान दीजिएगा, परिमापों का अनुपात भुजाओं के अनुपात के समानुपाती होगा। भुजाओं के वर्गों का अनुपात क्षेत्रफलों के अनुपात के समानुपाती होगा। ये रिस्पेक्ट है इनका, 16 3 48, 16 दूना 32। ये है 2 3 का अनुपात। इसमें हमें एक भुजा एलएम की दी है 12, मतलब इसकी भुजा हमें दी है 12। तो इसकी भुजा उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी आपको बताना है। अब बता दीजिए कितने लोग उत्तर बता रहे? संजय, नीतू, प्रिज, सचिन,
प्रीति, संजीव और बाकी कहाँ है भाई? बताइए। अब देखिए 2 छंग 12 होता है, 6 त्रिक 18 होता है। कन्फर्म है कि नहीं है? 18 होगा। 18 सेंटीमीटर राइट सॉल्यूशन है। अगर एलएम के रिस्पेक्ट में, एलएम मतलब कौन सा वाला था? सेकंड वाला। अगर कोई भुजा 12 थी तो 16 के 48 के रिस्पेक्ट में 18 होना चाहिए। और 20वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपने देख लिया है। 20 क्वेश्चन डन है। 20 क्वेश्चन डन है। अभी 5 और बचे हैं। 5 पे भी और आपको एफर्ट करते रहना है, लगे रहना है। इतना 5 करने के बाद ही आपको लंच करना है। लंच नहीं, डिनर। अंग्रेजी में लंच डिनर में कंफ्यूज। कभी लंच होता है, कभी रात का क्या होता है? डिनर होता है ना। लंच तो सुबह दिन का होता है। हाँ, बार वाले प्रश्न हैं। बार वाले प्रश्नों को जोड़ने के दौरान ध्यान देना पड़ेगा। अब निकल जाता है ऐसे कभी कभी, क्या करें। लंच को डिनर, डिनर को लंच, ब्रेकफास्ट तो याद है, सुबह का नाश्ता ना, याद कराया जाता था स्कूल में हम लोग को। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता। 0.56 के ऊपर बार है, 0.43 के ऊपर बार है, 0.89 के ऊपर बार है। अगर यहाँ पर एक डिफर भी होते तो भी मैं एक प्रक्रिया बताने जा रहा हूं, वही प्रक्रिया आप लोग लगाइएगा। एक टेबल ऐसे बना दिया करिए। सब में दो दो के पदों के ऊपर बार है तो 2 बार इसको लिख दीजिए। अब आप ऐसे सिंपली लिखिए। यहां पर मैं जो बता रहा हूं, जैसे ये देखिए 0 पॉइंट एज इट इज यहां लिख दीजिए। 5 6 4 3 और 8 9। आपको जो है देखो, जैसे मान लो अगर यहां पर रिपीटिशन कहीं किसी में 3 पद पर होता, किसी में 2 पर होता, किसी में, तो एलसीएम के हिसाब से यहां मैनेजमेंट किया जाता है। फिलहाल इसमें जब सबका सेम था तो सेम ही लिखिए। और अंतिम में 2 बार उसी रिपीटिशन को जरूर लिख दिया करिए। 4 3 और 8 9 ये प्रोसेस है। मैंने इसको पढ़ाया भी, यूट्यूब पर भी पढ़ाया, क्लास में भी पढ़ाया। ठीक है। अब आप इसको जोड़ो। 6 3 9 9 18 कैरी 1, यहां से जोड़िए। कैरी का प्रोसेस करता है। 5 4 9 8 17, 1 18 कैरी 1, 6 1 7 3 10 9 19 कैरी 1, 5 1 6 6 4 10 8 18 कैरी 1, एक इधर चला गया। ये उत्तर इससे मतलब नहीं होता है, यही से मतलब होता है। तो आंसर हो जाएगा 1.89 के ऊपर बार। गलती से बहुत सारे लोग 88 लगाएंगे। 1 पॉइंट डी बिल्कुल मत लगाना, डी अगर लगाया है तो गलत है। 1.89 के ऊपर। ये प्रोसेस मैंने पढ़ाया है आप लोग को पब्लिकली, क्लास में भी बताया है बहुतों बार। इस प्रक्रिया को दिमाग में रखिए, इसको खूब सर्टेन तरीके से तैयार कर लीजिए। ये प्रोसेस ही सही उत्तर आपको देगा जो मैंने आपको बताया। 8 9 करिएगा। मैं बता रहा हूं ना, अक्सर लोग गलत करके आएंगे, 8 8 लगा के आएंगे। आप 8 8 मत लगाना भाई, 8 9 लगाइएगा तो सही होगा। यहां से कैरी जाता है, इसलिए यहां पर ये रिस्पॉन्स हमारा ऐसे होना चाहिए जो मैंने अभी बताया आपको। 22वां देखिए तो वर्बल है, इसको देखकर बता सकते हैं। कमरे के फर्श की लंबाई, जिस कमरे पे आप खड़े हैं, फर्श की लंबाई मान लो 3 मीटर है, चौड़ाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। हाँ, लंबाई जो है 3 मीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या क्या होगी? आप बताएं तो। हाँ, हाँ, प्लीज बताएं सब लोग। ये देखो, ये आयत था। अब अगर हम संभव की बात करें, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हम जो मिनिमम लेंथ होती है उसको फाइन करते हैं। अगर 1.5 इधर लेंगे तो 1.5 इधर भी लेना पड़ेगा। जैसे ही 1.5 लिया, एक वर्ग बना, आधा रीजन खत्म हो गया। अभी आधा रीजन और बचा है, यहां भी 1.5, यहां भी 1.5, यहां भी 1.5। तो मतलब 1 और 1 मिलकर, कुल मिलाकर 2 मार्बल की ही आवश्यकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये तो बता सकते हैं ना। 2 विविध, संग्रह, पल्लवी, प्रिज, सचिन, आदित्य, शिवम, ये तो सही है। 2 राइट सोल्यूशन होगा, देख करके कर सकते हैं। इसमें कोई वर्किंग, कोई न्यूमेरिकल खास नहीं था। ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो हमें जो है इनको फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहना है और करते रहना है। आइए, अनुपात का ही 23वां नंबर है। अनुपात के इस प्रश्न को भी खूब ध्यान से देखा जाए। लिखा है ए का 1/3 बराबर बी का 3/4। ठीक है। तो आपको देखिए, जब तीनों के बीच संबंध पूछा है तो हमने इसको हमेशा ऑप्शन से कराने की कोशिश करी। हालांकि इसके लिए सूत्र भी होता है, बट ऑप्शन से करने की प्रक्रिया में आपको आना होगा। अगर हम भैया देखो, मेरी बात समझिए, अगर बी को आप इधर बुला देते हैं तो 3 को उधर करना पड़ेगा। मतलब आप ए अनुपात बी लिख सकते हैं। जब 3 उधर गया तो 3 3 के साथ 9 होगा और 4, 9 अनुपाते 4 होगा। ये समझ रहे ना, ए अनुपात बी 9 अनुपाते 4 होगा। फिर देखिए, बी का 3/4 बराबर सी का 1/6। कुछ चीजें कटे तो काट दिया, 2 3 6, 2 दूना 4। तो अगर हम बी सी इधर लाते हैं तो बी सी, तो आपने देखा था कि ये 2 हुआ, तो 2 उधर गया और 9 इधर हो जाएगा, 2 अनुपाते 9 हो जाएगा। ठीक है।
बी और सी कितना हो गया, 2:9 हो गया। अब इसके लिए प्रक्रिया होती है, जैसे अगर आप चाहें तो प्रोसेस लगा सकते हैं, जैसे ए अनुपात बी मान लो 9:4 दिया है, बी अनुपात सी अगर मान ली 2:9 दिया है, तो इसको इससे गुणा करते हैं 18, इसको इससे करते हैं 8 और इसको इससे करते हैं 36। काट सकते हैं तो काट दीजिए, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 18 में 36, 9 4 18 है। अब इसको हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको दिखाता हूं, यहीं से वर्बल आप चेक कर सकते थे। जैसे हमने कहा ए बी में 9 4 हो, चेक करिए कहां 9 4 है, ए 9 4 नहीं है, 9 4 नहीं है, ए 9 4 नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए बी में 9 4 का अनुपात है। ऑप्शन पर चलिए, तो ये सब सूत्र लगाने की जरूरत नहीं थी। ए बी में अगर 9 4 का सिस्टम है, रेशियो है, तो क्या पहले में है, नहीं है, क्या दूसरे में है, नहीं है, क्या डी में है, नहीं है, कहां है, सी में है। लेकिन अभी आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसने कहा बीसी में 2 9 का हो, तो भैया 4 और 18, 2 दूना 4, दोनों 18 सही तो है, तो हमारा सी ऑप्शन हमको सपोर्ट कर रहा है। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर 9 4 18 है। आप सभी लोग डन करिए, लगाकर इस प्रश्न के करेक्ट हल को पहुंच जाइए 24वें पर। फिर रेलगाड़ी का एक प्रश्न है, ध्यान से देखिए, मन लगाकर, और आस जाए तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है प्रश्न, देखिए ध्यान से। एक रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि, फिर देखिए वही सब बनकर आ रहा है, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का पहिया जिसकी परिधि, परिधि कितनी दी है, 4 सही 2/7 मीटर। भाई आपको कंफर्म है, रेलगाड़ी या कोई भी व्हीकल हो, तो पहिए की जो परिधि होती है वही एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। कंफर्म है ना। 4 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है, चक्करों की संख्या 7 है, तो दूरी पता कर लो कि रेलगाड़ी चली कितनी। दूरी बराबर चक्करों की संख्या जो कि 7 है, गुणे एक चक्कर में तय की गई दूरी, 7 चौके 28, 2 30/7 है, 7 चौके 28, 2 30/7 है, 7 7 से कटा 30 मीटर। पहिया 7 चक्कर में 30 मीटर कवर करती है, पहिया 7 मीटर में 4 मीटर, सॉरी, पहिया जो है 7 चक्करों में 30 मीटर कवर करती है, और कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। तो मतलब ये तो हो गई दूरी, और समय कितना लगा था आप मुझे बताइए, समय लगा था 4 सेकंड का। पहिए की चाल, सॉरी रेलगाड़ी की चाल, पहिए की चाल ही बेसिकली मान लो, दूरी बटा समय 30/4 है, लेकिन यह मीटर पर सेकंड है। आप में से कमेंट आने चाहिए कि अगर मीटर पर सेकंड है, हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना होता है, कौन कौन बता रहा है हमें। 30/4 मीटर पर सेकंड है, हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है, हमें क्या करना चाहिए, 18/5 की 5/18। आप कहोगे सर 18/5, और सही उत्तर जितने बताया 18/5। देखिए 5 छंग 30 होता है, 2 दूना 4, 2 तिया 6 होता है, 2 9 18 होता है, 9 त्रिक 27 होता है, कहीं है, हाँ बिल्कुल है, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 27 करेक्ट हल है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, अंतिम तक बने रहिए, कोशिश करिए आप लोग प्रत्येक दिन बने रहें। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं प्रत्येक दिन आपके साथ लाइव रहूं, और आप लोग जो है, आपका जो रिस्पॉन्स हो वो बना रहे इस सेशन को वैल्यूएबल बनाने के लिए। ए का 15%, बी के 18% के बराबर है। देखो ध्यान से, ए का बढ़िया प्रश्न है, अगर इसको करा जाए तो बी का 18%। एक तरह से हम रेशियो पहले निकाल लें ए और बी का, क्या बनेगा बताएं, 18/15, 3 छंग 18, 3 पचे 15, 6 5 का रिस्पेक्ट है, 6 5 का अनुपात है। इसका सेंस ये बना, ए का मान यदि 6 है तो बी का मान भैया कितना है, 5 है। लाइन पढ़िए आगे, बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर है। बी का कितना प्रतिशत, बी क्या है, 5 है, ए क्या है, 6 है, बी का कितना प्रतिशत ए के 20% के बराबर, ए को बुलाओ, ए कितना है, 6, 20%, 20/100 बराबर, बी का प्रतिशत पता करना है, यक्स मान लें, यक्स/100 कर दें, मान क्या है, 5 है। कंफर्म है। देखिए 20 पंचे 100 है, 5 बीस हम में 100 है, 5 चौके 20 है, 4 छंग 24 है, कितना हो जाएगा बताइए, 24%। आप इस प्रश्न को अगर देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन आप लगा के भी चलेंगे, और उत्तर आपके दिख रहे हैं हमें, शिवम का, लुकमान का, दिव्य संग्रह, सुषमा, विशाली, खुशबू, आपके लगभग लगभग उत्तर हमें कितने दिखे हैं, 24%, और ये राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। और आशा करता हूं कि सेशन भी आपको बाकी सेशन की तरह वैल्यूएबल और अच्छा लगा होगा।
आप सेशन को अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ये सेशन आपको जो प्रतिदिन के मिल रहे हैं डोज की तरह, गणित का अंत में आप जब रात को सोने जाएँ, दिमाग में रहे कि कुछ प्रश्न हम करके आए हैं, तो एक पॉजिटिविटी मन में रहती है और प्रश्नों को जब हम किए रहते हैं, कुछ में चीज़ें समझ में आई रहती है, तो उसका एक रिस्पॉन्स बना रहता है। ये सेशन आपके अनवरत चलेंगे, लगातार चलेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। आपके फीडबैक, सुझाव, आपकी जो बातें हो या आपकी रिक्वायरमेंट्स हो, अपनी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम उस पर अमल करें और उस पर उस मतलब उसकी ही देन होगी कि हम नए-नए सुधार, नए-नए इम्प्लीमेंट्स आपके साथ करते रहेंगे, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी तैयारी में एक मजबूत रोल निभाने के लिए। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार। शुभ रात्रि।